भारतीय रुपए में लगातार बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। रुपए में जो डॉलर के संदर्भ में इतनी बड़ी गिरावट क्यों आ रही है? क्योंकि उसका असर ये हो रहा है कि जो बाजार हैं उनके ऊपर भी फर्क दिख रहा है। स्टॉक मार्केट उसके नाते डरे हुए हैं, गिर रहे हैं, महंगाई के बढ़ने की आशंका बन रही है और पूरे की पूरे इकोनॉमी में अलग अलग प्रकार से डर का माहौल बनेगा, जिसका असर न सिर्फ आपके जीवन पर बल्कि बहुत सारे और चीज़ों के ऊपर पड़ेगा। आपकी कमाई, आपके जॉब, आपकी महंगाई, आपका बजट, आपका खर्चा, जो कुछ भी आप करते हैं इस देश दुनिया में अपने जीवन में, उन सभी चीज़ों के ऊपर रुपए की जो कमजोरी है उसका असर आने वाले वक्त में दिखाई पड़ेगा। आज जब हम ये बात कर रहे हैं, रुपया अपने जीवन के सबसे निम्नतम बिंदुओं पर है। करीब करीब 94 रुपया 70 पैसे का डॉलर के तुलना में इसका भाव है। इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये क्यों हो रहा है, आखिर ये कब तक हो सकता है और इसके क्या रिजल्टेंट सामने आएंगे। बाजार के संदर्भ में भी, यानी मार्केट में कितना क्रैश उसके नाते आ सकता है या बाकी जगहों पर आपको कितना फर्क पड़ेगा। तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। नमस्कार, मेरा नाम है अतुल वर्मा। जैसे मैंने बात करी, तो अगर हम ये समझने की कोशिश करें कि रुपए में जो गिरावट चल रही है इसका क्या क्वांटम रहा है, थोड़ा हिस्ट्री में अगर हम जाएं और करीब पिछले 10 सालों का अगर हिस्ट्री उठा के देखें तो क्या हुआ। अगर यह यूं कहें कि अगर जब हमारे प्रधानमंत्री आए थे, पीएम जब बने थे, मोदी जी बने थे, क्योंकि उसके पहले रुपए की गिरावट को बहुत सारी जगहों पर राजनीति के साथ जोड़ा गया, देश की इज्जत के साथ जोड़ा गया, अलग अलग मुद्दों पर, वो सब चीजें आपको पहले से पता है। तो वहां से अगर हम देखें तो 2014 में जुलाई के आसपास में रुपया जो है डॉलर के संदर्भ में तकरीबन 60 रुपए पर ट्रेड होता था। 60 का जो रुपया था उस समय से अब बढ़ा करके करीब मान के चलें अब आप 95 के इर्द गिर्द पहुंच गए हैं। 94-70 का आज का भाव है। तो वहां से एक बहुत बड़ा अंतर देखने को मिलता है। अगर हम थोड़ा सा इसको टाइमलाइन वाइज समझने की कोशिश करें तो जैसे मैंने कहा कि 2014 में करीब 60 रुपए का, फिर 2016, चूंकि अभी से 10 साल का पीरियड वही है, मार्च अगर 16 की बात की जाए तो मार्च 16 में जो डॉलर के संदर्भ में रुपए का दाम था वो तकरीबन 68 का था। तो 60 से 68 हुआ था उन करीब करीब उन 2 सालों में, जिसको आप बोल सकते हैं 10% का इजाफा उधर हुआ था। वहां से लेकर अब 94 हो चुका है, जो कि करीब करीब जो है आप कह सकते हैं कि 40% से ज्यादा की गिरावट रुपए ने देखी है विगत 10 सालों में। और अगर 12 साल देख लेंगे तो करीब करीब जो है आप बोल सकते हैं कि आप लगभग जो है 46-47% की रुपए के टर्म में आपने गिरावट देखी है, यानी रुपया आपका कमजोर हुआ है। इस कमजोरी का असर यह होता है कि आपकी महंगाई बढ़ेगी, आपके खर्चे बढ़ेंगे, लोन जो आप पे करते हैं उनके रेट्स बढ़ेंगे, उन सारी चीजों के ऊपर फर्क आएगा। लेकिन एक मिनट अगर हम वापस से इस टाइमलाइन को समझें तो 10 साल में आपने देखा कि कहीं ना कहीं रुपया जो है करीब 40-45% जो है डाउन हो गया। जहां पर 60 का रुपया 14 में था, 2016 में 68 का रुपया और अब जो है 95 के आसपास में। अब यहां पर भी अगर आप ये समझिए कि क्या हुआ इसके बाद, अगर हम थोड़ा सा इसको और छोटा करें, यानी पिछले 5 सालों में, क्योंकि बहुत बार ये कहा जाता है कि डॉलर जो है बहुत मजबूत हो जा रहा है, इस नाते रुपया कमजोर हो रहा है, उसकी भी हम चर्चा करेंगे इस बार में कि डॉलर क्या मजबूत हो रहा है। क्योंकि अभी जो नंबर्स देखने को मिल रहे हैं पिछले 1.5-2 साल के, वहां पर डॉलर मजबूत नहीं हो रहा है, डॉलर कमजोर हो रहा है। लेकिन फिलहाल अगर हम कोविड के आसपास में जाएं, 2021 में, मार्च 2021 में अगर बात करें तो रुपया हमारा करीब 72 से 75 की रेंज में ट्रेड हो रहा था, 72-73 का रेंज था। और वहां से करीब करीब 26% से 27% की आपने गिरावट अब देखी है पिछले 4 से 5 सालों के दौरान। लेकिन इस बीच में ऐसा भी एक वक्त था कि जब रुपया कंसोलिडेट कर रहा था, 21-22 के समय में बहुत ज्यादा रुपए में गिरावट नहीं बन रही थी। उसके 2-3 कारण थे, क्योंकि ग्लोबल लिक्विडिटी थी, तो लगातार भारत में भी पैसे आ रहे थे, दुनिया के पैसे आ रहे थे, बाजारों में तेजी थी कोविड के बाद वाले दौर में। और चूंकि बाजारों में तेजी थी तो जब करेंसी छप रही थी, ब्याज दरें घट रही थी, तो ऐसे में मुद्रा के ऊपर जो दबाव है वो नहीं आ रहा था और इस नाते एक कूलिंग पीरियड भी मिला था थोड़ा सा, जिसमें रुपया बहुत ज्यादा घट नहीं रहा था या कूल बना हुआ था। लेकिन एकाएक फिर जैसे ही 2023 का समय आया, बाजारों ने देखा कि दुनिया भर में जो है रुपए में गिरावट होने लग गई। यहाँ पर अगर पिछले 1 साल की बात करें, यानी मार्च 25 में करीब 84 के आसपास था हमारा रुपया डॉलर के संदर्भ में, और वहां से करीब करीब अब जो है आप 94 पे हैं, तो मान के चले करीब 12% का आपका इजाफा देखने को मिलता है। तो सतत गिरावट है, ऐसा नहीं कह सकते कि 14 में कम गिर रहा था, 16 में कम गिर रहा था, उसके बाद ज्यादा गिर गया। उस समय भी गिर रहा था, 14 के बाद से लगातार गिर रहा था। इवन मैं यहाँ
यहाँ पर ये नहीं कहूंगा कि उसके पहले सरकारों में रुपया नहीं गिर रहा था, लेकिन उसके बाद की सरकारों में भी रुपया गिरा है और उसके पहले वाली सरकारों में भी रुपया गिरा है। लेकिन चूंकि जब हम अभी बात कर रहे हैं पिछले 10-12 साल की, तो वहां पर तकरीबन 40-45% से ज्यादा जो है आपका रुपया घटा है। अब पिछले 5 महीने की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 87 का करेंसी था और अब बैठ के वो 95 पहुंचा है, करीब 7-8% का यहाँ पे आपको इजाफा देखने को मिला है। तो कहने का अर्थ ये हुआ कि अगर आप 14 से निकालें तो करीब 45%, अगर आप पिछले 10 साल देखें तो करीब 40%, 5 साल देखें तो करीब 25 से 26%, 1 साल देखें तो करीब 10 से 12% और करीब 5 महीने देखें तो 7%। लेकिन यहाँ पर यह भी याद रखिएगा, पिछले 1-1.5 महीने के अंदर रुपए में 90 से लेकर सीधे 95 का नंबर आया है पिछले 1-1.25 महीने के अंदर, और ये ऐतिहासिक रूप से रुपए के ऊपर भयंकर दबाव डाल रहा है। जैसे मैंने कहा था कि क्या रुपया जो है सिर्फ कमजोर होता जा रहा है, डॉलर बहुत मजबूत हो रहा है, तो अब ये स्थिति नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हम पिछले 1 साल की स्थिति को देखें अगर हम, तो जो डॉलर इंडेक्स है यानी यूएसडी इंडेक्स जिसको बोलते हैं, डॉलर इंडेक्स यानी DXY इंडेक्स जिसको बोलते हैं, जिसमें कई सारी और करेंसी होती है। कौन कौन सी करेंसी है? उसमें यूरो है, उसमें पाउंड है, उसमें एन है, तो कुछ और 2-3 करेंसी, और इनको मिला करके कुल 5 करेंसियों का, जिसमें चाइनीज करेंसी भी आती है, तो ये कुल मिला करके एक बास्केट बनता है और इस बास्केट के ऊपर डॉलर को जो है तुलना की जाती है। तो डॉलर इस बास्केट की तुलना में कमजोर हुआ है, याद रखिएगा, डॉलर कमजोर हुआ है, यानी पिछले 1-1.25 साल में डॉलर एक गिरती हुई मुद्रा है, कमजोर होती मुद्रा। अब कमजोर होती मुद्रा की तुलना में अगर आप तुलना करेंगे तो आप और अगर कमजोर हो रहे हैं तो मतलब आप और ज्यादा ही कमजोर हैं। एक मजबूत मुद्रा के सापेक्ष कमजोर होने के लिए अगर आप अपने ही स्थान पे खड़े होते तो भी आप कमजोर हो जाते, क्योंकि दूसरा वाला ज्यादा वेट बढ़ा लिया अपना। लेकिन एक आदमी पहले से गरीब हो रहा है, आप उसके सापेक्ष और गरीब हो रहे हैं, इसका अर्थ यह है कि आपकी जो गरीब होने का दर है वो कहीं ज्यादा देखने को मिल रहा है यहाँ पर। अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें कि डॉलर के संदर्भ में, तो अगर यूएसडी को आप तुलना कीजिएगा अगर अलग अलग करेंसी का, तो डॉलर इंडेक्स करीब 4.5% जो है टोटल में अभी डाउन है। अगर आपको ध्यान हो, अगर आप बाजारों में लंबे समय से रहे हो, मेरे वीडियोस देखते हो, तो एक जमाना था कि जब डॉलर इंडेक्स 108-109 पे ट्रेड किया करता था, फिर डॉलर इंडेक्स घट के 104 के आसपास आया, बीच में 96-97 का दाम भी आया था। तो डॉलर लगातार जो है सापेक्षिक रूप से पिछले 4-5 सालों में थोड़ा थोड़ा घटा है, लेकिन पिछले 2 सालों में डॉलर की वैल्यू जो है वो कम हुई है अपनी 5 तुलनात्मक मुद्रा के सापेक्ष, और इसमें फिर भारत का रुपया और कमजोर होना थोड़ा और बुरी स्थिति जो है दिखाता है। इसके कई सारे कारण हैं। उन कारणों में जाहिर सी बात है FIIs का जाना है, भारतीय जो यूं कह सकते हैं जो खर्च है, बजटीय खर्च है, उसके ऊपर भी प्रश्न चिन्ह लगते हैं कि किस तरह के वो खर्च हुए हैं, जिसका असर रुपए के ऊपर निगेटिवली देखने को मिल रहा है। क्रूड का भाव को भी बात की जा रही है, लेकिन क्रूड का भाव पिछले कुछ दिनों के अंदर ज्यादा बढ़ा है। अगर आप पिछले 6 महीने पहले देखेंगे तो क्रूड को लेकर कोई विशेष स्थिति बुरी नहीं थी, लेकिन डॉलर के तुलना में तो हम हमेशा से घटते ही जा रहे हैं। तो ये कहने ना कि लड़ाई हो रही है और इसके नाते रुपया कमजोर हो जा रहा है, ये बात शायद उतनी सही नहीं है। ये शायद कोई स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है जो कि लगातार रही है। ये भी कहना कि FII जा रहे हैं इसके नाते रुपया कमजोर हो रहा है, तो ऐसा नहीं है। 2000 से लेकर के 2010 के बीच में FIIs भारत में लगातार आ रहे थे, जबकि कांग्रेस की सरकार थी, और उस पीरियड में भी रुपया कमजोर हो रहा था। हाँ, तुलनात्मक रूप से जो रुपए की कमजोरी होने की दर थी वो उस पीरियड में थोड़ी कम थी, यानी वहां पर उतनी तेजी के साथ रुपया कमजोर नहीं हो रहा था। और फिर उसमें 90 का दशक भी आता है जिसमें जानबूझ करके रुपए को डिवैल्यूएट किया गया था, तो वो एक अलग बात हो गई। लेकिन अगर आप 2000 से भी बात करेंगे तो 2000 से लेकर 2013-14 तक रुपए में कमजोरी रही, FIIs जबकि आते रहे, बट कमजोरी की दर कम थी। 2014 से लेकर 2026 के बीच में रुपए की कमजोर होने की दर ज्यादा है। इस बीच में लगभग 1.5-2 साल अगर आप छोड़ दें तो लगातार FIIs भारत से जाते रहे हैं। तो ये स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम है, ये अलग अलग कारणों से जन्म लिया है और सरकारों को इसके ऊपर बहुत ज्यादा मेहनत करने की जरूरत है, तभी ये दुरुस्त होगा। अदरवाइज जो बर्डन है, अभी वो बर्डन शायद कम फील हो रहा है, लेकिन अब वो जगह आ चुकी है, क्योंकि अब आपका BOP जो है, बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो कैपिटल अकाउंट का, वो पिछले 2 सालों से निगेटिव हो गया है, जो कि अभी तक ऐतिहासिक रूप से कभी नहीं हुआ था। तो अगर आप इकोनॉमी की बात करें तो उसमें थोड़ी कमजोरी की स्थिति दिखने लगी है या कुछ दिख रही है, जो कि अपने आप में एक चिंता का विषय है, और इसके ऊपर जो है इसको टैकल करने की जरूरत है कि उसको कहीं बेहतर बनाया जाए, किसी भी तरीके से इसको सुधार किया जाए, क्योंकि अगर ये होगा तो फिर आपको दिक्कत आएगी।
अब अगर हम लोग यहाँ पे थोड़ी तुलना और देखें, यानी जैसे मैंने कहा यूएसडी आईएनआर के संदर्भ में, तो हमने अभी ये देखा, अगर हम यूरो की तुलना करें एक साल में, यूरो की तुलना में अगर एक साल की आप बात करो तो करीब 10%, आप 8 से 10% आप घट गए रुपए में, 7 से 8% रुपए आपका यूएसडी टर्म में कमजोर हुआ। लेकिन अगर आप यूरो की तुलना कीजिए, जो कि दूसरी सबसे बढ़िया करेंसी मानी जाती है दुनिया में, तो आज की डेट में यूरो ट्रेड हो रहा है 109 रुपया 11 पैसे पर आपका यूरो ट्रेड हो रहा है, जबकि आज से करीब आप मान के चलें मई के समय में ये 95 रुपए के आसपास था। मार्च से अगर आप देखेंगे तो करीब ये 92 रुपए के आसपास में था। तो 92 की चीज 109 हो गई एक साल के अंदर। 92 का रुपया 109 हो गया यूरो के संदर्भ में, ये बड़ी बात है। अगर आप पिछले एक साल का उठा के देखेंगे और अगर आप मई से भी देखेंगे तो यूरो 109 आया है करीब 95 से। तो यूरो की तुलना में हम ज्यादा कमजोर हुए हैं, क्योंकि बात सारी होती है रुपए को यूएसडी आईएनआर के संदर्भ में देखा जाता है, मतलब यूएसडी के संदर्भ में यानी डॉलर के संदर्भ में देखा जाता है। लेकिन जब हम उसको यूरो के संदर्भ में देख रहे हैं, यूरो से तुलना कर रहे हैं, तो हमारी जो कमजोरी है वो कहीं ज्यादा नजर आ रही है। 92 की चीज का 109 होना अपने आप में बहुत बड़ी कमजोरी दिखा रहा है, ये बात आपको समझना पड़ेगा। तो सिर्फ हम डॉलर की तुलना में कमजोर नहीं हो रहे, हम बाकी करेंसीज की तुलना में ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, और ये पहले नहीं हुआ करता था। पहले हम डॉलर मजबूत था और उसके तुलना में कमजोर होते थे। तो जो आप सापेक्षिक दर अगर आप निकालेंगे, दो मुद्राओं के सापेक्ष में हमारा जो कमजोर होने का दर है वो बढ़ चुका है, यानी हम ज्यादा कमजोर हो रहे हैं। लेकिन जिसकी तुलना के साथ हमारी तुलना बार बार दिखाई जाती है वो भी कमजोर हो रहा है, तो हमारी जो है गिरावट की दर कम लग रही है। लेकिन बाकियों की तुलना में हम और भी ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, ये ज्यादा प्रॉब्लम है। युआन के संदर्भ में, यूरो के संदर्भ में प्रॉब्लम ज्यादा दिखती है। तो ये आप समझें कि इसका असर कहां कहां होगा और आपकी जिंदगी पर कैसे होगा। तो देखिए, जब भी करेंसी महंगी होगी यानी करेंसी बड़ी होगी, तो जो भी नोट आपके पास है, बिल्कुल बेसिक चीज बता रहा हूं, जो भी नोट आपके जेब में है, आपके घरों में है, वो क्या हो गया, उसकी वैल्यू कम हो रही है, इसमें कोई डाउट नहीं है। कैश जितना भी आपके पास है उसकी वैल्यू कम होगी जब भी करेंसी क्या होगी, कमजोर होगी। आप इस तरह से समझें कि आप मान लेते हैं घर में 1 लाख रुपए रखे हुए थे, अब आप 1 लाख रुपए लेकर जाएंगे खरीदने कुछ भी सामान, तो आपको 1 लाख का माल मिलना चाहिए। लेकिन चूंकि रुपया कमजोर हो रहा है, और मान लें कि वो 10% कमजोर हो गया एक साल में, तो अब 1 लाख रुपए जब आप लेके जाएंगे, तुलनात्मक रूप से अब आपको 90,000 के ही आसपास का सामान मिलेगा खरीदने को। तो 10% से आप तो ऐसे ही डिवैल्यूएट हो जाएंगे। ये सीधी नहीं है, यानी ये महंगाई के रूप में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, बट मोटा मोटी इस तरह होगी। साथ में महंगाई भी इसके नाते बढ़ेगी, क्योंकि जब आपकी करेंसी डिवैल्यूएट हो रही है तो महंगाई के ऊपर हमेशा पॉजिटिव इंपैक्ट होता है, यानी महंगाई फिर आपकी और बढ़ेगी, सापेक्षिक रूप से महंगाई और बढ़ेगी। तो एक तो जो लोग बहुत ज्यादा करेंसी होल्ड करते हैं, घरों में रखते हैं, या जिस भी कारण से रखते हैं, उसको डिजिटलाइज करें या उसको कम से कम उसको बैंक में रखें, नहीं तो आपका वो वैल्यू और कम होती है। अच्छा, बैंक में भी अगर आप सेविंग में रख रहे हैं, 2% मिल रहा है, तो उससे क्या ही बिगड़ जाएगा, कुछ नहीं बिगड़ेगा, क्योंकि आपकी करेंसी तो कम से कम 10% से डिवैल्यूएट अगर हो रही है, 8% से डिवैल्यूएट हो रही है, तो बहुत ज्यादा हो गया। अब अगर आप वहां पर जहां पर भी आप रखें, यानी उस चीज को जहां पर भी रखें, उसकी कम से कम जो ग्रोथ रेट है वो कम से कम जितनी आप डिवैल्यूएट हो रहे हैं उसकी तुलना में उससे ज्यादा होनी चाहिए। यानी कि अगर आपकी करेंसी मान लीजिए 8% से घट रही है, तो आपकी जो कमाई है वो 10% से होगी, तब जाके आप 2% का नेट इनकम क्रिएट कर पाएंगे। अगर आप ये इनकम क्रिएट नहीं कर पाएंगे, तो एक तो आपके कैश की वैल्यू कम हुई, वो आपको दिक्कत होगी, प्लस जो महंगाई बढ़ेगी वो भी आपको दिक्कत होगी। और दोनों को जब आप कंबाइंड कर देंगे, तो आपकी जो प्रॉब्लम है वो 12-13% से या 14% से इकोनॉमी के रूप में, यानी आपके खर्च के रूप में आपके ऊपर असर डालती हुई दिखाई पड़ेगी। तो ये चीज हुई। दूसरा, जो महंगाई बढ़ेगी, क्योंकि जब करेंसी वीकेंड होती है तो महंगाई बढ़ती है, तो लोग क्या करते हैं, लोग एसेट खरीदने लगते हैं। एसेट का मतलब हुआ ऐसे सामान जो कि ज्यादा कीमत के साथ बढ़ सके, जैसे गोल्ड, सिल्वर या फिर लैंड, जमीन, इनकी कीमतों में वृद्धि होने लग जाती है, चूंकि लोग इसको खरीदना शुरू करते हैं। क्योंकि आपकी करेंसी पर विश्वास कम होता जाता है और आप दूसरी चीजों के ऊपर, चाहे वो कमोडिटी
प्रॉपर्टीज हो सकती हैं, फिजिकल चीजें हो सकती हैं, लैंड्स हो सकती हैं, उनमें लोग ज्यादा इन्वेस्ट करने लगते हैं या उनमें पैसे डालने लगते हैं। उनमें चूंकि डिमांड आना शुरू हो जाती है तो उनके भाव बढ़ने लग जाते हैं और उसके नाते फिर जो एसेट्स होती हैं उनकी वैल्यूज बढ़ जाएंगी। एसेट होल्डिंग फिर भी बेहतर मानी जाती है डिप्रिसिएटिंग करेंसी सेगमेंट में। इसीलिए अगर आप पिछले 20-30 साल उठा लीजिए, कभी भी जमीनों में भारत में आपने क्रैश नहीं देखा है। कभी भी भारत में जमीन क्रैश हो ही नहीं सकती है जब तक कि आपकी करेंसी घटती रहेगी, क्योंकि आपके करेंसी के सापेक्ष में वो एक हेज है। एक समझदार व्यक्ति करेंसी को होल्ड करने की जगह जमीन होल्ड करना बेहतर समझेगा, क्योंकि करेंसी जब आपकी कमजोर होगी तो जमीन की कीमतें ऑटोमेटिकली बढ़ जाएंगी। ये सिंपल इकोनॉमिक्स है। तो और इसीलिए आप भारत में लगातार चाहे जिस भी जमाने से देखेंगे रेट्स बढ़े हैं। लेकिन ऐसे देशों में जहां पे करेंसी कभी कभी स्टेट हो जाती है, यानी खड़ी हो जाती है, या फिर करेंसी जो है मजबूत हो जाती है, वहां पर लैंड्स की कीमतों में कमी भी आती है, या फिर बहुत लंबे समय तक वे सैचुरेट होती हैं, यानी उनमें कोई भाव वृद्धि नहीं होती है। ऐसी भी अवस्थाएं बहुत सारे देशों में देखने को मिली हैं। इनमें से जापान एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल रहा है, जो कि 1987 के ज़माने में बहुत महंगे लैंड्स हुआ करते थे वहाँ, और उसके बाद चूंकि इकोनॉमी इस जोन में गई, डिफ्लेशन में गई, और वहाँ पे ब्याज दरों को भी जीरो करना पड़ा। वो एक अलग सेगमेंट में किसी दिन बात करेंगे, बहुत डिटेल जानना चाहिए उसके बारे में। लेकिन हुआ यही कि वहाँ पे ज़मीनों की कीमतों में भारी कमी देखने को मिली थी। तो खैर, अभी फिलहाल हमारा वो जोन है कि जब हम बढ़े चले जा रहे हैं, और इसीलिए भारत में ज़मीनों की कीमतें आपको लगातार बढ़ती हुई दिखती हैं। अल्टीमेटली इन जगहों पर आपका फोकस बढ़ेगा। लेकिन ये जो घटता हुआ रुपया है, ये स्टॉक मार्केट के ऊपर कैसे असर डालेगा? तो स्टॉक मार्केट के ऊपर ये कभी भी अच्छा असर नहीं डाल सकता, ये हमेशा निगेटिव असर डालेगा। कारण उसका क्या है? क्योंकि इकोनॉमी कमजोर हो रही है। जब इकोनॉमी कमजोर होती है तो कंपनियों की मार्जिन सिकुड़ने लगती है। जब लोगों के पास पैसे कम हो जाएंगे, उनकी परचेजिंग पावर कम होगी, तो वो कम सामान खरीद पाएंगे, यानी डिमांड कम कर पाएंगे। जब डिमांड कम करेंगे तो कंपनियों का मार्जिन सिकुड़ेगा या उनको सप्लाई की प्रॉब्लम आएगी। तो ये बात भी आप याद रखें कि पिछले 2-3 सालों में जो डिमांड की तरफ की बात है वो बहुत ज़्यादा फोकस हुई, और सरकार ने भी इसीलिए जीएसटी में कमी की, इनकम टैक्स को राहत देने की कोशिश करी, ताकि जो है आपका थोड़ा सा आपके पास पैसे आए। लेकिन डिमांड साइकिल जो है सुधरी नहीं है। उसके पीछे भी एक बड़ा कारण है कि पिछले 3-4 सालों में रुपया जो है काफ़ी कमज़ोर हुआ है। तो वो डिमांड साइकिल एकाएक जो है सुधरती हुई नहीं दिख रही है, और नहीं दिखेगी भी, और उसका असर बाज़ारों पर भी निगेटिव ही रहता है। तो अल्टीमेटली आपने गिरावट जो देखी है पिछले कुछ दिनों में, उसका भी असर इस पे रहेगा। और अगर रुपया मजबूत नहीं होगा तो बाजारों का संभलना इतना आसान नहीं है। बाजार कहीं ना कहीं कंसोलिडेट करेंगे। आज जैसे बाजारों ने 300 पॉइंट देख लिया गिरावट, तो बाजार बढ़ने की कोशिश भी करेंगे, तो अल्टीमेटली जो रुपए की कमजोरी है वो उसको दबाएगी। आज अगर आज की बात करिए, दुनिया भर में कोई बड़ी गिरावट बहुत ज़्यादा नहीं हुई है। इवन कल भी नहीं हुई थी, कल हम बंद थे। लेकिन उसके बाद भी अगर आप दोनों दिन को मिला लीजिए तो उसकी तुलना में, दुनिया की तुलना में हम ज़्यादा घटे हैं। लॉजिक क्या है? हमारा करेंसी ज़्यादा वीक हुआ है, इसलिए हम ज़्यादा घटे हैं। वीक क्यों हुआ है? अभी तो फिलहाल जाहिर सी बात है क्रूड वाला मामला है, लेकिन लगातार 10 साल से तो हम वीक हो रहे हैं, लगातार 20 साल से वीक हो रहे हैं, और शायद आगे भी वीक होंगे। लेकिन सरकारों को इसको बचाने की कोशिश करनी पड़ेगी, क्योंकि एक थ्रेशोल्ड लेवल के बाद प्रॉब्लम ये होगी कि जनता के ऊपर बहुत ज़्यादा अत्यधिक दबाव आएगा, और जब जनता के ऊपर बहुत अत्यधिक दबाव आएगा तो फिर जो डिमांड साइकिल है वो पूरी तरह से खराब हो जाएगी। जब डिमांड साइकिल खराब होगी तो फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कंपनियों के ऊपर ज़्यादा दबाव आएगा, और उसका असर फिर लंबे समय में बड़े क्रैश या फिर लंबे कंसोलिडेशन या बिना प्रॉफिट वाले मार्केट के रूप में हो सकता है, जो कि जापान में आपने देखा था। 87 से लेके करीब करीब मान के चलें 2006-07 तक तो जापानीज मार्केट ने जीरो रिटर्न दिया है, और उसके बाद अब जाकर के वहाँ पे रिकवरी हुई है। तो एक लंबे समय का पॉज या बड़ा क्रैश तब हो जाता है जब रुपए को नहीं संभालते। लेकिन अभी अलार्मिंग सिचुएशन आई है। अब कोशिश होनी चाहिए लोगों की कि इसको संभालें, सुधारें, देखें यहाँ से कैसे बेहतर हो सकता है। और बीच बीच में अगर इसी तरह से रुपया कमजोर होता रहा तो बीच बीच में जो इसका प्रेशर है वो बाजारों को आगे की तरफ बढ़ने से रोकेगा। बाजार कितनी भी कोशिश करेंगे ऊपर जाने का, तो फिर रुपए का प्रेशर बाजार को नीचे ले आएगा, और बाजार नीचे जाएगा तो फिर एफआईआईज डीआईआईज मिल करके जो बाइंग कर रहे हैं उसके नाते ऊपर आएगा। तो मार्केट हो सकता है एक लंबे समय के लिए स्क्वीज हो जाए या कंसोलिडेट होने लग जाए, और दुनिया की मार्केट की तुलना में हम बहुत अच्छा परफॉर्म ना कर पाए, क्योंकि हमारा रुपया कमजोर हो रहा है। दुनिया के सापेक्ष हम ज्यादा कमजोर हो रहे हैं, और इसलिए हो सकता है जब रिकवरी हमारे यहाँ शुरू होगी, पूरी दुनिया में रिकवरी जब शुरू होगी, मान लेते हैं ये वॉर खत्म हो जाए जल्द से जल्द में, अगर ऐसा कुछ हुआ भी, तो जब दुनिया की बाजारें बहुत तेजी से बढ़ेंगी तो उसकी तुलना में, मैं बार बार कह रहा हूं, हर चीज यहाँ सापेक्षिक है, यहाँ एग्जैक्ट कुछ नहीं है। सापेक्षिक रूप से
हम थोड़ा कम रिकवर करेंगे, हम थोड़ा ज़्यादा कंसोलिडेट करेंगे, हम उतना बुलिश नहीं हो पाएंगे जितना दुनिया की मार्केट होगी जब ये वॉर खत्म होगी और रिकवरी में। तो ये रुपए का दबाव आपके किचन में, आपके घर में, आपके बजट में, आपके पोर्टफोलियोज में, आपके हर एक चीज़ के ऊपर असर डाल रहा है। इसको समझने की ज़रूरत है। डिटेल वीडियो मैंने आपके सामने इसलिए लेके आया। आपको क्या लगता है रुपया अभी कितना और कमज़ोर हो सकता है? आप किस तरह से इसको देखते हैं? क्या रुपए की कमज़ोरी का राजनीतिकरण होना चाहिए जिस ढंग से होता रहा है? क्या आपके विचार हैं? ज़रूर कमेंट कीजिएगा। मैं मिलूंगा कल नए वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।